गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आज हम स्वतंत्रता और समानता को बहुत ही सहज और सुलभ मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इसको पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया, वहां पर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इन सब को समझने के लिए हमें फ्रांसीसी क्रांति का आज अध्ययन करना है। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण थे, कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो उन कारणों में मुख्यतः आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, इन सब कारणों से जो है फ्रांस की क्रांति हुई। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि 14 जुलाई सन 1789 की वो सुबह, जिसमें पेरिस के अंदर एक आतंक का माहौल बना हुआ था, राजा ने सेना को आदेश दे दिया था नगर में घुसने का, और अफवाह तो यहां तक फैल रखी थी कि गोली चलाने के आदेश देने वाला है। 7,000 औरत मर्द इकट्ठा हो रखे थे टाउन हॉल के सामने। इन लोगों ने अपनी एक जन सेना के रूप में तैयार किया अपने आप को, और हथियार ढूंढने के लिए वो जबरन जो है सरकारी भवनों में प्रवेश करने लगे। इसी क्रम में वो जब पेरिस के पूर्वी भाग में जो बास्तिल का किला था उसमें घुस गए, उसको ढा दिया गया। और उसको ढाया इसलिए गया क्योंकि वो जो है सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक के रूप में वो प्रसिद्ध था। बास्तिल का कमांडर मारा गया और वहां से बहुत सारा जो है गोला बारूद जो है इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। वहां से इन्होंने कैदियों को छुड़ाया, यद्यपि कैदियों की संख्या 7 ही थी। इन सब से इतर जो है अब हम चलते हैं कि आखिर ये क्रांति, ये दिन आया ही क्यों। तो जब हम इससे पीछे हटते हैं और यहाँ आते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे या धार्मिक कारण क्या थे, तो हम देखते हैं कि सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में जो है बुर्बो राजवंश का लुई 16वें गद्दी पर बैठा। लुई 16वें जो है गद्दी पर बैठा। मात्र 20 वर्ष की आयु थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से इनकी शादी हुई, जो कि बहुत ही खर्चीली थी। राजसी जो शाही खर्चे थे वो बहुत ज्यादा थे। इन सब कारणों से एक असंतोष की भावना पनप रही थी। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये थी कि जिस समय लुई 16वें राजगद्दी पर बैठा तो राजकोष बिल्कुल खाली था। और राजकोष खाली होने का जो सबसे मुख्य कारण था वो ये था क्योंकि अमेरिका के 13 उपनिवेश फ्रांस ने अपने साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में युद्ध में उसका साथ दिया। और जब युद्ध में साथ दिया तो युद्धों का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 10 अरब लिवरे। 10 अरब जो लिवरे था, लिवरे वहां की एक मुद्रा था जिसको बाद में 1794 ईस्वी में जो है इसको बंद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इस बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि जो है राजा को, कर्जदाताओं को देनी पड़ रही थी। सेना के रखरखाव पर खर्च था, स्कूल कॉलेज चलाने के लिए जो है इतने ज्यादा खर्चे बढ़ चुके थे कि उनको टैक्स में वृद्धि करनी पड़ी। और जब टैक्स की वृद्धि की हम बात करते हैं तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रथम स्टेट, इसमें पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ कुलीन वर्ग था। और इन दोनों, ये दो थे, इनके पास टोटल भूमि का, जितनी उनके पास टोटल भूमि थी वो 60% थी। 60% भूमि के मालिक ऊपरी जो 2 स्टेट थे,
जो हमारे यहाँ भी भारत में वर्ण व्यवस्था है उस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो प्रथम 2 वर्ग थे उनके पास 60% भूमि थी, और जो हमारा लास्ट वाला बचता है तृतीय स्टेट, उसकी मात्र जो है 40% भूमि थी। अगर हम बात करें एक तरह से पॉपुलेशन की कि उसमें कितने लोग थे, तो 90% किसान जो है यहाँ पर थे। 90% किसान जो है हमारे इस तृतीय स्टेट के अंदर आते थे। तृतीय स्टेट में भी फिर कैटेगरी बनी हुई थी। इसमें नंबर 1 पर आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और दूसरे नंबर पर आते थे किसान और कारीगर, और जो तीसरा था स्थान वहाँ थे छोटे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। और जो हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स जो है सिर्फ यही लोग, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, टैक्स सिर्फ यही चुकता करते थे। ऊपर के जो 2 वर्ग थे उनको मतलब जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस टैक्स से भी सरकार का पेट इस समय जो है भरने वाला नहीं था। और साथ ही एक चीज और भी थी इसमें अंदर, एक था टाइथ। टाइथ जो है एक ऐसा कर था जो चर्च वसूलता था किसान से, उसकी उपज का 1/10 भाग लेकर जो है 1/10 भाग लेकर इस कर को धार्मिक कर के रूप में जो है उससे वसूल करता था। इसके अलग जो सरकार को, जो सीधे सरकार को जाता था, उसका नाम था टाइल। टाइल कर जो है टाइल कर प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिया जाने वाला टैक्स था। और साथ ही कुछ ऐसे टैक्स जो रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर, जैसे नमक है, तंबाकू है आदि वस्तुओं पर कर लगता था, उसको हम टाइल टैक्स के रूप में बोलते थे, सॉरी अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम उसको बोलते थे। अब ये सब जो समाज का जो ये बंटवारा था, इसमें कहीं ना कहीं जो तीसरा वर्ग था वो बहुत ज्यादा पिस रहा था, और यही कारण रहा कि उन्होंने एक क्रांति करने की उनके मन में आई, और इस क्रांति को उन्होंने अंजाम दिया। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों जीने का संघर्ष। तो जीने का संघर्ष ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 ईस्वी में मात्र 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। तो इस बढ़ती जनसंख्या से भी कहीं ना कहीं जो है उसके उत्पादन में कमी आई, और जो खाने वाले थे वो अधिक हो गए थे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीविका संकट आ गया था। और जीविका संकट से तात्पर्य होता है कि जीने के लिए जो न्यूनतम साधन है उनकी स्थिति भी चरमरा जाती है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि वहां पर क्या था। एक हमने ये बनाया है, डायग्राम बनाया है, इससे हम जो खाली स्थान है इनको भरना होता है। आप किताब में देख सकते हैं, उसमें इसके नीचे से लिखा हुआ भी है क्या क्या इसके अंदर भरना है। तो हम इसको समझते हुए देखते हैं और भरते हैं। खराब फसल, अगर खराब फसल होगी तो जाहिर सी बात है अन्न का अभाव हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं अन्नाभाव। अन्नाभाव अगर हो जाएगा, अन्न का अभाव जब होगा तो जाहिर सी बात है कि कीमतें जो है बढ़ जाएंगी, बढ़ती कीमतें, यहाँ पर आ जाएगा बढ़ती कीमतें। अब जब कीमत बढ़ जाएगी तो गरीब गुरबा जो है अब पाव रोटी भी नहीं खरीद पाएंगे, खाने की उनके अंदर कमी हो जाएगी। और जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो 2 कंडीशन बनती हैं, 2 स्थिति हमारे सामने आती हैं। एक हो सकता है कि खाद्य दंगे हो जाएं, खाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दें लोग। और दूसरा होगा कि जो लड़ने में समर्थ नहीं है वो क्या हो जाएंगे, कमजोर शरीर उनका हो जाएगा। लेकिन जब कमजोर शरीर हो जाएगा तो महामारी आ जाएगी और खाद्य दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, तो उससे भी एक ही स्थिति होगी, और वो क्या होगी, ऑल ओवर जो है दोनों ही कंडीशन, महामारी आ जाए या फिर खाद्य दंगे हो जाएं, मृतकों की संख्या में क्या हो जाएगा, मृतकों की संख्या में वृद्धि। ये इसका जो है रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। कि अब हम देखते हैं कि विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की कहां से पनपी, कैसे आई। तो हम देखते हैं
कि मजदूरों ने तो पहले भी कई बार छोटे मोटे विद्रोह किए थे, लेकिन जब एक उभरता हुआ जो हमारा दार्शनिक समूह कहें या शिक्षाविद, शिक्षक, वकील, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों के मन में ये भावना पनपी। तो फ्रांस के जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, जिनमें प्रसिद्ध जॉन लॉक, ज्यां जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने जो है वहाँ पर एक नई विचारधारा को जन्म देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी किताबें लिखी और उन किताबों में जो है किताबों से जनता तक अपनी बातें पहुंचाई, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक जो किताब है। इस किताब में पहली बार जो है इन्होंने जो निरंकुश शासकों की जो शक्तियां थी, सिद्धांत थे, उनका खंडन करते हुए इस किताब को लिखा। और ये किताब जब आम लोगों की पहुंच तक गई, उन्होंने इसको देखा, पढ़ा, समझा, तो उनके अंदर भी जो है एक क्रांति की भावना को बल मिला। इसी कड़ी में मॉन्टेस्क्यू ने जो लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक से उन्होंने पहली बार जनता को रूबरू कराया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्ति विभाजन होना चाहिए, तभी जो है एक अच्छी सरकार चल सकती है। अगर ये तीनों चीजें जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वो फिर जो है निरंकुश हो जाएगा। इन तीनों चीजों को जो है अलग अलग रखने के लिए उन्होंने बताया था कि सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका जो कार्य को अंजाम देती है, और इसके बाद जो है न्यायपालिका। इन सब को जो है इनकी जो शक्तियां थी उनका विभाजन किया गया कि ये अलग अलग रहने चाहिए। ये जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो किताब है मॉन्टेस्क्यू की, इन्होंने इसमें लिखा है और इसको लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे जो है इन सब किताबों को जब लोगों ने पढ़ा, तब जाकर फ्रांस की क्रांति को अंजाम दिया। तो प्यारे बच्चों, पाठ बहुत लेंथी है। अब इससे जो आगे का जो इसका कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।